इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कुछ रूल्स यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट में सेड टू को हम चेंज कर देते हैं आस्क्ड में। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सेड टू को टोल्ड में चेंज किया था और इसमें हम सेड टू को किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में। रूल नंबर 2, इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए, जस्ट टू रिमूव द इन्वर्टेड कोमा इन इनडायरेक्ट नरेशन वी यूज इफ और वेदर। ये कंजंक्शंस हम प्रीवियस हमने जो सेंटेंस किया था अफर्मेटिव सेंटेंस, उसमें कंजंक्शंस को, इसको इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करने के लिए हमने दैट कंजंक्शन का प्रयोग किया था और इसके अंदर हम इफ और वेदर का यूज करते हैं। रूल नंबर 3, ऑल सेंटेंसेस, all interrogative sentences are changed into affirmative sentences। जितने भी हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनका रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे और उसको हम जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो उसको सबको अफर्मेटिव बना देते हैं, उनको अफर्मेटिव चेंज कर देते हैं। सो फर्स्ट रूल इज सेड टू चेंज इनटू आस्क्ड। इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हम इफ और वेदर को यूज करते हैं। और रूल नंबर 3, ऑल इंटरोगेटिव जितने भी सेंटेंसेज हैं आर चेंज्ड इनटू अफर्मेटिव सेंटेंसेज। रूल नंबर 4, इन माय प्रीवियस क्लास आई टोल्ड यू दैट देयर आर 2 kinds of interrogative sentences. There are 2 kinds of interrogative sentences. One is yes no type, yes no type, and second is sentence which starts with WH family, what, where, when, whose, whom, why, ये सभी क्या कहलाते हैं, WH फैमिली वर्ड्स कहलाते हैं। The sentence which begins with helping verb, yes no type, yes no type means those which begin with helping verbs। जो डायरेक्ट सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से, इसका हेल्पिंग वर्ब से अगर जो स्टार्ट होता है इसका रिपोर्टिंग स्पीच हेल्पिंग वर्ब से जब स्टार्ट होता है तो उसी के अंदर हम क्या करते हैं, इफ और वेदर का यूज करते हैं। इफ और वेदर का यूज करते हैं। कौन से सेंटेंसेस में, कौन से इंटरोगेटिव सेंटेंस में, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनके अंदर हम इफ और वेदर का यूज करते हैं। और जो WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं उसमें हम कोई चेंज नहीं करते हैं और सिंपली हम जो WH वर्ड्स होता है उसको एज इट इज, उसी वर्ड को हम यूं का यूं लिख देते हैं। तो इसमें क्या होता है, WH फैमिली के बाद में प्लस सब्जेक्ट, ये रूल बनता है। और इसमें हम क्या करते हैं, सिंपल सेंटेंस बना देंगे, इसका रूल बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस RPS, remaining part of the sentence. Let us take an example. He said to me, do you know
हिम इन्वर्टेड कोमा क्लोज और क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कोमा क्लोज. He said to change into asked. He asked me, ये इन्वर्टेड कोमा, इसको हम हटा देंगे यहाँ से. और यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है, दिस इज एन हेल्पिंग वर्ब, बिकॉज ये यस नो टाइप सेंटेंस है, यस नो टाइप क्वेश्चन है, और इसका जवाब जो है हम यस नो टाइप में देते हैं. डू यू नो हिम? यस. आइदर वी से यस और नो. सो डू यू नो हिम? So this is the helping verb. Now identify the tense of the sentence. Do you know him? It is in present simple tense. जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंस को चेंज करते हैं तो आपने देखा होगा कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो हम अगले टेंस की लेते हैं. अगले मीन्स पास्ट की. ये प्रेजेंट सिंपल में है तो हम इसकी हेल्पिंग वर्ब किसकी लेंगे? पास्ट सिंपल की. सो दोनों ये चेंज हो जाते हैं. पहले सब्जेक्ट आएगा एंड देन हेल्पिंग वर्ब, देन हेल्पिंग वर्ब. अब आती है या नहीं आती है ये इसको चेक करते हैं. सो हियर इज अ सब्जेक्ट, दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज सब्जेक्ट. ही आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कोमा को यहां से हम हटा देंगे और इसकी जगह इन्वर्टेड कोमा की जगह हम लगाएंगे इफ या वेदर में से आप कुछ भी लगा सकते हैं. क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग जो स्पीच है वो कहां से स्टार्ट हो रही है? हेल्पिंग वर्ब से. और मैंने आपको जैसे रूल में बताया था, इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूल में बताया था, अगर रिपोर्टिंग स्पीच अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है तो उसी के अंदर हम इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं. वो सेंटेंस जिसमें जो WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट होते हैं उसके अंदर हम इफ़ और वेदर का यूज़ नहीं करते हैं. सो डू यू नो हिम. सो टेक सब्जेक्ट फर्स्ट. यू इज अ सेकेंड पर्सन एज पर द रूल विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. सो हियर इज अ me is an objective case, so subjective case of me will be I. So if I, now इस सेंटेंस का थोड़ा सा चेंज करेंगे हम इनडायरेक्ट में. थोड़ा सा आपको हो सकता है समझने में दिक्कत आए, लेकिन हम इसको ऐसे समझे. पास्ट सिंपल को जब हम इसको पास्ट सिंपल में लेके जाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब का हम यूज़ नहीं करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में. हम प्रेजेंट सिंपल में भी अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं. यूज़ होता है जब हम किसी सेंटेंस को पे एम्फसाइज करते हैं, उस पर प्रेशर डालते हैं, उसमें यूज़ कर सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पर हम यूज़ नहीं करेंगे. प्रेजेंट सिंपल किस में जाएगा? पास्ट सिंपल. पास्ट सिंपल का ये अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा और अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सो दिस इज द सब्जेक्ट हियर, द वर्ब का सेकेंड फॉर्म. देयर इज अ नो का हम क्या कर देंगे? सेकेंड फॉर्म न्यू. एंड हिम इज अ थर्ड पर्सन, हिम इज अ थर्ड पर्सन. सो हिम का क्या हो जाएगा यहां पे? हिम. क्लियर? समझ में आया आपको? इसमें तो दोबारा मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूं, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि डायरेक्ट नरेशन जितने भी हैं उनको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उन सबको इंटरोगेटिव सेंटेंस में उसको सबको हम अफर्मेटिव में चेंज करते थे. अब देखिए, आई न्यू हिम, इट इज अफर्मेटिव सेंटेंस. प्रीवियसली इट वाज इंटरोगेटिव सेंटेंस. डू यू नो हिम? इनडायरेक्ट में आई न्यू हिम. सो ये यहाँ पे क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या बना दिया इसको? अफर्मेटिव. सो दिस इज द रूल ऑफ इन द नरेशंस. If you find any sort of the sentence in interrogative form, while you changing into indirect narration, you have to change into the affirmative. You have to make the affirmative sentence. Let us take one more example of the same situation. I said to him, inverted comma, where do you live? Where do you live? I said to. I said to, it changed into I asked. I asked. Him is an object, sorry. I asked him. Now there is inverted comma. It is an inverted comma. लेकिन मैंने आपको रूल में बताया था कि जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बिगिन विद WH फैमिली, जब WH फैमिली से कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है उसके अंदर हम
रिपोर्टिंग स्पीच का, उसके अंदर हम इन्वर्टेड कोमा को हटा देते हैं और इसकी जगह हम कोई भी कंजंक्शन सप्लाई नहीं करते हैं, कोई भी कंजंक्शन हम यहाँ पे नहीं रखते हैं। सो वेयर का वेयर, क्लियर? क्योंकि ये चूंकि यहाँ पे हमने इफ इसलिए लगाया था क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट था। जो हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट होते हैं उनमें इफ और वेदर लगाते हैं, जो WH से स्टार्ट होते हैं उनमें एज इट इज़ वर्ड यूं का यूं हम नीचे रख देते हैं, उसमें हम हेल्पिंग वर्ब का किसी भी कंजंक्शन को यूज़ नहीं करते। नाउ डू यू लिव, अभी भी क्या बचा हुआ है, ये सेंटेंस जो है ये इंटरोगेटिव बना हुआ है। अब इसको हम क्या बनाएंगे, अफर्मेटिव, राइट? सो वेयर डू यू लिव, यू इज अ सेकेंड पर्सन, एज पर द रूल सेकेंड पर्सन will be changed according to the object of the reporting verb. In reporting verb, him is a object, right? him का subject हम बनाएंगे यहाँ पे क्या, where he. past simple tense में हम helping verb का, affirmative sentence में helping verb का use नहीं करते हैं, so direct live जो है उसको हम यहाँ क्या कर देंगे, where he lived. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर डू यहाँ पे आपने हेल्पिंग वर्ब रखा, क्योंकि हमने क्वेश्चन पुट किया था, और जब हम क्वेश्चन पुट करते हैं तो WH फैमिली वर्ड्स के तुरंत बाद, soon after the WH family words we use helping verb, and that's the reason why I have used the helping verb in the direct narration. Why did I not use the helping verb in the indirect narration? Because as per the rule we have to make all interrogative sentences affirmative sentence, change into affirmative sentence. So this is affirmative sentence. He lived, subject plus verb second form. Is it clear? So these are the sentences of the interrogative sentences. I said to a beggar, I said to a beggar, what do you want? What do you want? मैंने एक भिखारी से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? So let's change into indirect narration. I said to. Said to is changed into asked. I asked a beggar. I asked a beggar. Now there is inverted comma. So should I use any conjunction over here? No, हमें कोई यहाँ conjunction use नहीं करना है. Why? Because this sentence begins with WH word, or as I told you in the rules that any of the sentence which begins with WH family words, we don't use any conjunction, simply we just remove the inverted comma. What को हम as it is यहाँ बिठा देते हैं. Do you want, अभी भी सेंटेंस हमारा क्या है, इंटरोगेटिव है. अब इसको हमें चेंज किस में करना है, अफर्मेटिव सेंटेंस में. Do you want? So there is again this is a second person. As per the rule, second person is changed according to the object of the reporting verb. A beggar. So beggar को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे he लिख सकते हैं. Yes, we can write here he. What he want. So want का second form बन जाए, क्योंकि present simple से हम इसको किस में ले गए, past simple में. और past simple के अंदर हमें मालूम है कि हमारा रूल जो है वो कहता है कि पहले आप subject को रखिए और उसके बाद में verb की second form को, and this is what I have done here. Next is mother said to child, mother said to child, why are you crying? Why are you crying? So the indirect narration will be mother said to change into asked.
मदर आस्क्ड चाइल्ड वाई, इन्वर्टेड कोमा को हम यहाँ से क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, और WH को एज इट इज विदाउट मेकिंग एनी चेंज यहाँ रखेंगे। अभी भी सेंटेंस हमारा क्या बना हुआ है, इट इज स्टिल इन इंटरोगेटिव फॉर्म, बट एज पर द रूल वी हैव टू चेंज इनटू अफर्मेटिव सेंटेंसेज। सो द सेकेंड पर्सन इज, हियर इज अ यू, बिकॉज इसके तुरंत बाद हम सब्जेक्ट रखते हैं। WH के तुरंत यहाँ पे क्या है, यहाँ पे WH के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब है, बिकॉज इट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। लेकिन अब हमें इनडायरेक्ट नरेशन में इसको क्या बनाना है, अफर्मेटिव में चेंज करना है। तो अफर्मेटिव में जब चेंज करेंगे तो WH के तुरंत बाद क्या आके बैठ जाएगा, सब्जेक्ट। लेकिन नोट यू एज इट इज विल बी हेयर, इसको हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल। सो द चाइल्ड, ऑब्जेक्ट, चाइल्ड इज द ऑब्जेक्ट इन रिपोर्टिंग वर्ब, तो चाइल्ड को हम ही लिख सकते हैं, तो वाई ही, ये दोनों इधर चेंज हो जाते हैं, अपनी अपनी जगह चेंज कर लेंगे क्योंकि अफर्मेटिव में चेंज कर रहे हैं। सो आर नेक्स्ट होगा और उससे पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। सो वाई ही, नाउ इट इज इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, टेक द हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूस, वाई ही वॉज क्राइंग, वाई ही वॉज क्राइंग। So these are the examples of interrogative sentences. Both the examples, those sentences which begin with the helping verb and those sentences which begin with WH words. So आप जैसे आगे एक्सरसाइज करते जाएंगे, आपके जो भी confusions हैं, जो भी doubts हैं, वो आपके और clear होते जाएंगे. So dear students, so far we have done two kinds of sentences, affirmative sentence and interrogative sentences. Now third is imperative sentence. In imperative sentence, direct and indirect narration. जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, जैसे हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में सेड टू को हमने टोल्ड में चेंज किया था, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हमने सेड टू को आस्क्ड में चेंज किया था, उसी तरीके से अगर डायरेक्ट नरेशन में हम सेड टू को सेट टू को हम किस में चेंज करते हैं, ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड में हम कब, जब हम अगर रिपोर्टिंग स्पीच स्टार्ट होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, अगर स्टार्ट होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, तो हम किस में चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर्ड में चेंज कर सकते हैं, और हम इसको रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सिंपल वॉक्यू में हम इसमें आस्क्ड में भी चेंज कर सकते हैं। और अगर रिपोर्टिंग स्पीच अगर शुरू होती है डोंट से, किससे शुरू होती है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच डोंट से शुरू होती है, तो हम क्या करते हैं, उसमें हम फॉरबिड भी कर सकते हैं, फॉरबिड भी कर सकते हैं, इसको हम एडवाइज्ड में भी चेंज कर सकते हैं। सो अगर डायरेक्ट नरेशन में अगर सेड टू है और अगर रिपोर्टिंग स्पीच स्टार्ट होता है, बिगिन होता है फर्स्ट फॉर्म से, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, तो उसको एडवाइज्ड में हम चेंज कर सकते हैं। ये सेंटेंस की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि स्पीकर क्या एक्सप्रेस करना चाहता है, क्या कहना चाहता है। अगर उसमें एडवाइस देना चाहता है तो हम उसमें एडवाइस करेंगे, अगर उसमें अगर ऑर्डर देना चाहता है तो उसमें ऑर्डर कर देंगे, अगर उसमें अगर रिक्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि अगर रिक्वेस्ट हम किस में करते हैं, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में अगर प्लीज़ या काइंडली, प्लीज़ और काइंडली, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में प्लीज़ और काइंडली है तो हम उसको रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं, और अगर रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसको एडवाइज्ड भी कर सकते हैं, ऑर्डर्ड भी,
और प्लीज़ और काइंडली तो रिक्वेस्टेड, और अगर उसमें सेंटेंस आस्क में भी चेंज कर सकते हैं, अगर उसमें डोंट लिखा है तो उसको हम चेंज करेंगे फॉरबिड में। सो सेट टू को हम इन सब में चेंज कर सकते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। The owner said to peon, shut the door, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, फुल स्टॉप। इसमें हम कोई भी इन्वर्टेड कोमा नहीं लगाते हैं। इन्वर्टेड कोमा की जगह हम क्या करते हैं, अगर इन्वर्टेड कोमा है तो उसमें इन्वर्टेड कोमा की जगह हम क्या लगा देते हैं, टू, और टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। सो द ओनर सेड टू पियोन शट द डोर। तो हम इसको जब चेंज करेंगे तो आ जाएगा द ओनर सेड। अब ओनर जो है वो रिक्वेस्ट तो नहीं कर सकता पियोन से, तो क्या कर सकता है, एडवाइस दे सकता है, बट यहाँ पे क्योंकि बॉस है तो वो उसको क्या कर सकता है, पियोन को ऑर्डर कर सकता है। तो द ओनर ऑर्डर्ड द पियोन, इन्वर्टेड कोमा को हम यहां से क्या करेंगे, हटा देंगे और इसकी जगह बिठा देते हैं टू शट द डोर, राइट। क्यों, मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हम टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सेट टू का जो सेंस है, चूंकि ऑर्डर दे रहा है शट द डोर, तो शट द डोर इट मीन्स ऑर्डर कर रहा है, तो सेट टू को हमने चेंज किया ऑर्डर में, एंड ऑर्डर टू द पियोन, ऑर्डर द पियोन टू शट द डोर। नेक्स्ट सेंटेंस, द डॉक्टर said to peon, patient, the doctor said to the patient, take bed rest, inverted comma close। so the doctor ऑर्डर भी दे सकता है, बट डॉक्टर यहाँ पे पेशेंट को एडवाइज कर रहा है। सो द डॉक्टर सेट टू चेंज इनटू व्हाट। मैंने आपको बोला था कि आप उसको सेट टू को हम एडवाइज में भी यूज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं ऑर्डर में भी। तो द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू टेक बेड रेस्ट। सो इन्वर्टेड कोमा को हमने हटाने के लिए क्या यूज किया यहाँ पर, टू, और बाकी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेंटेंस आगे एज इट इज कंप्लीट हो जाएगा। ही सेड टू हिज फ्रेंड, इन्वर्टेड कोमा, प्लीज हेल्प मी, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, फुल स्टॉप। सो मैंने आपको बताया था रूल के अंदर, अगर रिपोर्टेड स्पीच की बिगनिंग आइदर इट बिगिंस विद प्लीज और काइंडली, तो हम उसको सेट टू में हम क्या कर देते हैं, ही सेट टू विल बी चेंज इन। प्लीज का जो सेंस है वो पूरा किस में समा जाता है, सेट टू किस में आ जाएगा, सेट प्लीज का पूरा सेंस जो है, ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड, बिकॉज यहाँ प्लीज है, हम प्लीज को यहाँ से हटा देंगे क्योंकि प्लीज का जो सेंस है दैट हैज ऑलरेडी इज बीइंग एक्सप्रेस्ड बाय रिक्वेस्टेड वर्ड। सो व्हाट इज रिमेनिंग बिहाइंड, हेल्प मी। सो जस्ट put here two preposition or two conjunction you can say after removing the inverted comma, to help का help, me is a
ऑब्जेक्टिव केस, और ये किससे बना है, आई से बना है, एंड आई इज अ फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ही। जब हम आई का मी करते हैं तो ही का क्या हो जाएगा, हिम। रेस्ट ऑफ द रूल जो है वो एज इट इज आपको अप्लाई करने हैं इसके अंदर टू हेल्प हिम। लेट्स टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स। द कमांडर said to the soldier, commander said to the soldier, fire. There is only single word, fire. The commander said to the soldier, fire. Only reporting speech जो है उसके अंदर एक single word है, fire. So the commander सेड टू, अब कमांडर क्या कर सकता है, कमांडर अपने सोल्जर को रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, कमांडर अपने आप सोल्जर को एडवाइस कर सकता है, बट अगर वॉर के अंदर एडवाइस और सजेशन नहीं दिए जाते हैं, वॉर के अंदर तो सिर्फ क्या जाता है, तो कमांड दी जाती है या उसको ऑर्डर दिया जाता है। सो द कमांडर कमांडेड भी कर सकते हैं यहाँ पे, द कमांडर ऑर्डर्ड भी कर सकते हैं। द कमांडर ऑर्डर्ड द सोल्जर इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए आपको मैंने बताया था टू प्रीपोजिशन, एंड यहाँ पे आ जाएगा फायर, टू फायर। इट्स अ वेरी सिंपल सेंटेंस, देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बट इट्स वेरी सिंपल। द कमांडर ऑर्डर द सोल्जर टू फायर। सो दीज आर द इम्पेरेटिव sentences. Let's take one more example. The mother said to his son, don't go out. Don't go out. Don't go out. Let's change into the indirect narration. The mother said to his son, don't go out. So mother is forbidding his son, मना कर रही है उनको. तो आप क्या लिखेंगे इसमें? The mother said to change into forbid. Forbid का मतलब हिंदी में क्या होता है? मना करना. So यहाँ पर क्या होगा? Don't का मतलब भी क्या है? मना किया उन्होंने, right? और forbid का मतलब भी मना करना होता है. So don't का जो सेंस है वो किस में आ जाता है? पूरा forbid में. So अब हमें यहाँ पे not to लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि don't का complete सेंस forbid में आ गया है. So forbid his son to go out. अब पढ़ने में सेंटेंस का सेंस ऐसे लग रहा है कि जैसे मदर जो है वो अपने बच्चे को कह रही है, अपने बेटे को कह रही है कि तुम बाहर जाओ, क्योंकि फॉरबिड जो है मैंने बताया आपको कि डोंट का जो सेंस है वो पूरा किस में आ गया? फॉरबिड में. सो द मदर फॉरबिड हिज सन टू गो आउट. सो these are the imperative sentences. As much as practice you will do, all the doubts will be clear. The next sentence is exclamatory sentences. Though such questions are very rarely, tested in the competitive exams, exclamatory sentences. हिंदी में आप कह सकते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य. इसमें said to change into, अगर said to, अगर रिपोर्टिंग स्पीच स्टार्ट होती है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में आपको मिलता है हुर्रे, तो आप क्या करेंगे? exclaimed with joy. अगर आपको मिलता है
alas, तो आप करेंगे exclaimed with sorrow, exclaimed with sorrow. So said to रिपोर्टिंग स्पीच में इफ देर इज अ सेंटेंस हुर्रे देन एक्सक्लेम्ड विद जॉय, अलास एक्सक्लेम्ड विद सोरो. इन्वर्टेड कोमा जो है, अगर इसमें इन्वर्टेड कोमा आता है उसको हटाकर और हम किसका प्रयोग करते हैं, कंजंक्शन दैट का. बाकी जो है वो यही रहता है, एक्सक्लेम विद जॉय एंड एक्सक्लेम विद सोरो. लेट अस टेक एन एग्जांपल. ही सेड Hooray, we have won the match. We have won the match, inverted comma, close. He said, अब हुर्रे, हुर्रे किसको एक्सप्रेस कर रहा है, हुर्रे मीन्स जॉय. So he exclaimed with joy that, इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हम क्या लगाएंगे, that we have का क्या हो जाएगा, had won the match. Next sentence. The trader said, inverted comma, alas, I am ruined. I am ruined. Inverted comma, close. The trader exclaimed with sorrow that I is a first person subject के अनुसार, first person according to the subject of the reporting verb, the trader. So it trader को हम ही लिख सकते हैं, that he was ruined. एक्सक्लेमेटरी मार्क यहाँ से हम हटा देते हैं. सो आई, इन्वर्टेड कोमा की जगह हमने दैट को यूज़ किया, आई की जगह हमने ही को यूज़ किया है. एम इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, सो विल टेक द हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूस एंड देन ruined. So this is exclamatory sentences. So hopefully you have understood the topic, dear students, and this is the end of the topic. In next class we will continue with the new topic, that is subject verb concord. Thank you.